हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं प्लेन ट्रसेस के बारे में। ये आपका नया यूनिट है, ये लास्ट यूनिट है आपके करिकुलम का। तो हम आज बात करेंगे प्लेन ट्रसेस के बारे में। हमारा कोर्स आउटकम है जिसका एवोल्यूट एक्सेल फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑफ परफेक्ट प्लेन ट्रसेस। ठीक है। सो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रसेस होते क्या है। आप लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ट्रसेस के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली ट्रसेस जो है वो रूफ कवरिंग मटेरियल है, और जहां कहीं भी हमको बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और कंक्रीट का स्लैब नहीं डालना है, जैसे गोडाउन, वर्कशॉप, इंडस्ट्रियल शेड्स, वहां पर आप ट्रसेस का यूज करते हैं। और स्पान बहुत अधिक हो और बीच में आपको कॉलम्स नहीं लगाना है और ऊपर भी आपको आवश्यकता नहीं है, जैसा कि गोडाउन वेयर हाउसेज में होता है, वहां हम ट्रसेस का यूज करते हैं। आप सभी लोगों ने ट्रसेस देखे होंगे। मोस्टली आपको ट्रसेस देखने मिलते हैं रेलवे स्टेशन पर। इसके अलावा वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, इंडस्ट्रियल शेड्स, वहां पर आपको ट्रसेस देखने में आते हैं। इन ट्रसेस का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है और उन ट्रसेस का किस तरह से हम मेंबर फोर्सेस निकालते हैं, उसमें इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ट्रसेस आप सभी लोगों ने देखे हैं, और ये ट्रसेस जो है वो किस तरह से इनका एनालिसिस किया जाता है, इनके क्या मेथड्स हैं, इनके क्या एजम्पशंस हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो जो इसका लर्निंग आउटकम है वो है कैलकुलेट फोर्सेस इन मेंबर्स ऑफ ट्रसेस सब्जेक्टेड टू द पॉइंट लोड्स एट जॉइंट्स बाय मेथड ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन। दो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, मेंबर में फोर्सेस निकालने के। मेंबर में दो तरह के फोर्सेस आते हैं, या तो कंप्रेसिव नेचर का फोर्स आता है या टेंसाइल नेचर का फोर्स आता है। इसमें मूवमेंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, अभी हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। तो ये इसका हमारा लर्निंग आउटकम है कि मेंबर फोर्सेस हमको कैलकुलेट करते आना चाहिए। दिस इज द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। कंटेंट जो हम कवर करने वाले हैं: क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेम्स, टाइप ऑफ ट्रसेस, सिंपल, फिंक, कंपाउंड, फ्रेंच ट्रस, पैरेट ट्रस, हाउ ट्रस, नॉर्थ लाइट ट्रस, किंग पोस्ट ट्रस एंड क्वीन पोस्ट ट्रस। इन सभी के डायग्राम आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ड्राइंग में, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो वही है, उनके डायग्राम्स हम देखेंगे। एजम्पशंस इन एनालिसिस, कौन कौन से एजम्पशंस हैं एनालिसिस में, हम वो देखेंगे। और कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन फॉर ट्रसेस सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड्स एट जॉइंट्स, कैलकुलेट फोर्स इन मेंबर्स ऑफ ट्रसेस यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स। मेथड ऑफ जॉइंट्स से हम किस तरह से मेंबर फोर्सेस निकालते हैं उसका भी एक बेसिक प्रॉब्लम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो ट्रस की बात करते हैं कि आखिर ट्रस है क्या। तो अलग अलग डेफिनेशंस है ट्रस की। तो पहली डेफिनेशन कहती है कि अ ट्रस इज डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ टू फोर्स मेंबर्स कनेक्टेड इन सच अ वे दैट अ रिजिड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ट्रस इज मेड अप ऑफ टू फोर्स मेंबर्स। टू फोर्स मेंबर्स मतलब ऐसा टू, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि टू फोर्स मेंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना। सो टू फोर्स मेंबर हैं जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। मतलब ऐसा मेंबर जिसके दो एंड्स पर हो, केवल एक मेंबर हो और जिसके दो एंड्स हो और कोई तीसरा बीच में मेंबर कनेक्ट नहीं होता है। और ट्रस एक रिजिड स्ट्रक्चर है। आप सभी जानते हैं रिजिड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। हमने शुरुआत ही की थी मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की रिजिड स्ट्रक्चर से। A truss is a structure usually consisting of straight members that are connected to each other at two ends of each member, जो कि एंड पर कनेक्टेड रहते हैं एक पर्टिकुलर फैशन में या पर्टिकुलर पैटर्न पर लगे रहते हैं। और जितने पैटर्न से वो लगे थे हैं उसी के हिसाब से उनका नाम पड़ता है, यानी उनका नॉमेनक्लेचर ही उसी हिसाब से होता है जिस पैटर्न के वो रहते हैं। All members of truss structures are connected together with pin jointed। ये हम मानते हैं कि ये पिन ज्वाइंटेड है। ठीक है ना, ये पिन ज्वाइंटेड है, इन पर रोटेशन अलाउ है, इसलिए इनमें मूवमेंट नहीं होता है, ओनली एक्सियल फोर्सेस आते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि ट्रस का शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यों नहीं बनता है। तो ट्रस में चूंकि एक्सियल फोर्सेस आते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सारे ज्वाइंट कैसे हैं, पिन ज्वाइंटेड है। तो पिन ज्वाइंटेड क्या करते हैं, लोड ट्रांसफर भर करते हैं एक्सियली। देयर इज अ नो मूवमेंट, देयर इज अ नो शियर, इसीलिए इनका कोई शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनता। ये बहुत विशेष बात बता रहा हूं मैं आपको, इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रस का क्यों नहीं बनता है। ट्रस का बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो एक्सियल फोर्सेस को ट्रांसफर करते हैं और पिन ज्वाइंटेड होते हैं।
such that for purpose of the design these structures we assume the joints cannot carry or assist any movements। जो मैंने अभी आपसे कहा कि ये कोई भी मूवमेंट असिस्ट नहीं करते, ना तो मूवमेंट कैरी करते, केवल एक्सियल फोर्सेस रहते हैं, और एक्सियल फोर्सेस का नेचर केवल पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि कंप्रेसिव और टेंसाइल। तो हम किस तरह से लेते हैं, पॉजिटिव को अगर हम टेंसाइल मानते हैं तो नेगेटिव को हम कॉम्प्रेसिव मानेंगे। तो कॉम्प्रेसिव नेचर के होंगे या टेंसाइल नेचर के होंगे। तो ट्रस बेसिकली क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट मेंबर, टू फोर्स मेंबर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न पर लगे हुए होते हैं, और ये रूफ शेड के काम में आते हैं जहां पर स्पान बहुत अधिक होता है और हमको आरसीसी का स्लैब वहां पर प्रोवाइड नहीं करना होता है, वहां पर हम ट्रसेस का यूज करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के ट्रसेस हैं, जैसा भी आपने देखा, ये प्रैट ट्रस है, ये हो ट्रस है, ये फिंक ट्रस है, ये प्रैट ट्रस अगेन, ये हॉ ट्रस, वॉरेन ट्रस, बेल्टीमोर, के ट्रस, ठीक है, कैंटिलीवर पोर्शन ट्रस, है ना। स्टेडियम में ये ट्रसेस लगे रहते हैं। ये आप और अभी ट्रस देखिए, है ना, ये अलग अलग ट्रसेस है, ठीक है। इसके डायगोनल मेंबर होते हैं। एक नॉर्थ लाइट ट्रस होता है। नॉर्थ लाइट ट्रस में क्या होता है, वो नॉर्थ की तरफ वहां पर वेंटिलेशन होता है और लाइट आने के लिए एक एक मेंबर ऊपर उठा हुआ रहता है और यहाँ से लाइट आती है, इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन से लाइट आने के लिए लगाया जाता है, इसलिए उसको नॉर्थ लाइट ट्रस कहते हैं। बेसिकली ये डिफरेंट मेंबर से जुड़कर बनते हैं। मेंबर कुछ भी हो सकते हैं, वो एक डिजाइन का पार्ट है कि मेंबर सर्कुलर पाइप हो सकता है, एंगल सेक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना, फ्लैट बार हो सकते हैं, वो अलग अलग होते हैं। आप जब आगे जाएंगे तब समझ में आएगा। अभी वो मटेरियल क्या है ये कंसर्न नहीं है, उन मेंबर में क्या फोर्सेस आ रहे हैं और किस नोचर के आ रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड कितना है, ये हमारा मेन कंसर्न है। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ ट्रसेस की। बेसिकली दो तरह के ट्रसेस होते हैं, 2D ट्रसेस जिनको हम प्लेन ट्रसेस कहते हैं और हम यही पढ़ने वाले हैं, और एक होता है 3D ट्रसेस। तो आपके सामने दो पिक्चर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो इस तरह के ट्रसेस बनते हैं ये कहलाते हैं 2D ट्रसेस या प्लेन ट्रसेस, और ये रहते हैं 3D ट्रसेस, जैसे टावर। टावर का एग्जांपल ही मैंने एक यहाँ जो इमेज लगाई हुई है, ये टावर की एक इमेज है। इसमें भी डिफरेंट मेंबर्स लगे हुए हैं अलग अलग, और इनमें तीनों डायमेंशन है, जबकि आप इसमें देखिए केवल दो ही डायमेंशन है, ठीक है ना। इसमें केवल दो डायमेंशन, इसलिए इसको 2D ट्रसेस कहते हैं। इसमें तीन डायमेंशंस है, ठीक है, इसलिए इनको 3D ट्रसेस कहते हैं, और इनको स्पेस ट्रस कहा भी जाता है। 3D ट्रसेस स्पेस ट्रस कहलाते हैं और 2D ट्रस प्लेन ट्रस कहलाते हैं, ठीक है। सो हम बेसिकली हमारे करिकुलम में जो है वो हम 2D ट्रसेस की बात करेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि 2D ट्रस क्या है और 3D ट्रस क्या है। तो बेसिकली 2D ट्रस दैट मींस प्लेन ट्रस की हम बात करेंगे। अब बात करते हैं प्लेन ट्रस के टाइप्स के। तो बेसिकली दो तरह का कैटेगराइजेशन किया है टाइप्स में, परफेक्ट फ्रेम या परफेक्ट ट्रस और इम्परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट किसे कहेंगे और इम्परफेक्ट किसे कहेंगे। तो परफेक्ट के लिए यहाँ एन लिखा है, कई जगह एम भी यूज होता है, हम एम ही यूज करेंगे कि एम इज इक्वल टू 2J-3, या एन इज इक्वल टू 2J-3। एम या एन कुछ भी हो सकता है, ये दोनों बातें हैं। ये नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए होता है और जे नंबर ऑफ ज्वाइंट्स के लिए होता है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। यदि ये कोई भी ट्रस m इज इक्वल टू 2J-3 की इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है तो वो परफेक्ट है। अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो इम्परफेक्ट है। अब फुलफिल नहीं कर रहा है मतलब m इक्वल नहीं है 2J-3 के, तो क्या होगा, या तो m बड़ा होगा या m छोटा होगा, तभी तो इक्वल नहीं होगा, है ना। या तो m की वैल्यू 2J-3 से अधिक होगी, या m की वैल्यू 2J-3 से कम होगी। अधिक होगी तो उसका एक अलग टाइप है, कम होगी तो उसका एक अलग टाइप है। मान लीजिए कि 2J-3 अधिक है, यानी कि m की वैल्यू कम है, तो उसको कहते हैं हम डेफिशिएंट ट्रस। और यदि उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 2J-3 से अधिक है तो कहलाता है रिडंडेंट ट्रस। तो इम्परफेक्ट ट्रस क्या होता है, जब नंबर ऑफ मेंबर 2J-3 को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। सेटिस्फाई कब नहीं करेंगे, या तो वो अधिक लगे होंगे मेंबर्स या कम लगे होंगे। यदि मेंबर जितने जरूरत है उससे कम लगे हुए हैं तो डेफिशिएंट, और यदि जितने की आवश्यकता और उससे अधिक लगे हुए हैं तो वो रिडंडेंट। सो एम जहां पर है
या n जहां लिखा हुआ है m इज इक्वल टू 2j-3, आप जानिए कि m इज इक्वल टू 2j-3 मतलब m नंबर ऑफ मेंबर्स और j नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। फिर जाके इक्वेशंस को अगर फुलफिल करते हैं, बराबर है परफेक्ट है, बराबर नहीं है तो इम्परफेक्ट है। अब बराबर नहीं है तो नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा है तो रिडंडेंट, और नंबर ऑफ मेंबर्स कम है तो डेफिशिएंट। सो परफेक्ट ट्रस्ट क्या है? A perfect trust is that which is made up of members just sufficient to keep it in equilibrium. जितने नंबर उसको इक्विलिब्रियम में रखने हैं उतने ही वो हों। When loaded without any changes its shapes, और उसके शेप्स में कोई भी चेंजेस नहीं हो, such structure satisfied following equation. So m is equals to 2j minus 3. m नंबर ऑफ मेंबर्स और j इज नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, यानी कि जितने मेंबर उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जरूरी है वही उतने ही मेंबर्स लगे हुए हैं, ना कम ना ज्यादा, तो कहलाता है परफेक्ट ट्रस्ट। अब बात करिए यहाँ पर m इज इक्वल टू 2j-3, यहाँ 2j-3 ही क्यों है? 1j-2 क्यों नहीं है? 4j-5 क्यों नहीं है? 5j-6 क्यों नहीं है? ऐसा और कोई फिगर क्यों नहीं है? 2 और 3 ही क्यों है? सो 2j, जैसे मैंने कहा ना ट्रसेस को पढ़ाने के पहले कि ज्वाइंट कैसे मिलता है, वो क्या है, 2 फोर्स मेंबर से बनता है, इसलिए ज्वाइंट्स 2j। एक ज्वाइंट 2 मेंबर से आकर मिलता है, एक ज्वाइंट पर अननोन 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस कौन सी हैं? 2। और टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होती हैं? 3। इसलिए यहां से बना है ये m इज इक्वल टू 2j-3, वेयर m इज नंबर ऑफ मेंबर्स और j नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। तो जो ट्रायंगुलर शेप होता है ना, ये बेसिक परफेक्ट फ्रेम का एग्जांपल है। बेसिक मतलब एक ट्रायंगुलर है जो बेसिक है। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स देखिए कितने हैं इसमें, 1 2 3। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3। so number of member is 3, number of joints is 3, so m is equals to 3 and j is equals to 3. so m is equals to 2j minus 3 में 3 is equals to 2 into 3 minus 3, so 3 is equals to 3। तो ये क्या है? परफेक्ट है। एक और एग्जांपल देखिए परफेक्ट का, जो आपके उसमें ट्रस्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कितने मेंबर दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 और ये डायगोनल वाला 5। नंबर ऑफ मेंबर्स 5। ज्वाइंट्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। 1 2 3 and 4। number of joints are 4। 5 is equals to 2j, 2 into 4 minus 3, so कितना हो गया? 5 is equals to 5, so it is also a perfect frame। okay, अब बात करते हैं डेफिशिएंट ट्रस्ट की। डेफिशिएंट ट्रस्ट मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स कम है। इन सच ट्रस्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स आर लेस देन 2j-3। सच स्ट्रेसेस आर अनेबल टू कैरी एनी लोड्स। ऐसे ट्रसेस जिसमें 2j-3 से कम मेंबर है और ये लोड कैरी नहीं कर सकते हैं, सो सच ट्रसेस आर अनस्टेबल विच अंडरगो डिफॉर्मेशन। तो जब भी इसके ऊपर लोड आता है तो ये डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। ये देखिए, ये डेल्टा से इसका डिफॉर्मेशन शो किया गया है। क्यों है? आप देखिए, नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स 1 2 3 4, मेंबर भी 4 है, ज्वाइंट्स भी 4 है। सो 4 2j-3 यानी 2 into 4 minus 3, सो 2j-3 किसके बराबर आया? 5 के, और नंबर ऑफ मेंबर है 4। सो क्या हो गया? m इज लेस देन 2j-3। तो ये क्या है? हमारा डेफिशिएंट ट्रस्ट है। और ये क्या है? इसको अंडर रिजिड ट्रस्ट भी कहा जाता है। परफेक्ट को रिजिड, डेफिशिएंट को अंडर रिजिड कहा जाता है। अंडर रिजिड है, परफेक्ट रिजिड है। अंडर रिजिड क्यों है? कि जब भी इस पे लोड आएगा तो ये क्या होगा? डिफॉर्म हो जाएगा। और उसकी रिजिड की कंडीशन क्या है? कि रिजिड डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, इस कारण इसको अंडर रिजिड ट्रस्ट भी कहते हैं। रिडंडेंट ट्रस्ट वही है, लेकिन अब क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स अधिक है। इन सच ट्रस्टेस द नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन 2j-3, जरूरत से ज्यादा है। इन सच ट्रसेस द मेंबर्स आर मोर देन रिक्वायर्ड व्हिच इज सफिशिएंट टू कैरी लोड्स। जरूरत से ज्यादा लगा दिए हैं, दे डोंट गो अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन। ये सेफ रहते हैं, पर अननेसेसरी मेंबर ज्यादा आपने लगा दिया है आपके सेफ्टी के लिए, उसकी आवश्यकता नहीं थी। हमने परफेक्ट में देखा था कि यही इसी तरह का ट्रस्ट था और ये वाला मेंबर नहीं था, लेकिन इसमें लगा दिया है। तो कितने नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हो गए? नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4, दोनों डायगोनल, सो 6। 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ मेंबर्स 6, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स 1 2 3 4। ये ज्वाइंट नहीं है,
जहां डायगोनल क्रॉस हो रहे हैं, ये डायगोनल मेंबर क्रॉस हो रहे हैं, ज्वाइंट नहीं है, ये क्रॉसिंग है, ठीक है ना, यहाँ ज्वाइंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई भी ज्वाइंट नहीं है। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए 4, तो यहाँ आया 6, 2 - 4 - 3 यानी 5, तो नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा ही ओवर रिजिड कहलाता है, ठीक है ना। रिजिड परफेक्ट, अंडर रिजिड डेफिशिएंट, और ओवर रिजिड मतलब रिडंडेंट ट्रस्ट। तो रिडंडेंट ट्रस्ट को ओवर रिजिड ट्रस्ट भी कहते हैं। मेंबर क्या है, मेंबर, ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को कि क्या है रिडंडेंट, क्या है डेफिशिएंट और क्या है परफेक्ट। मेंबर, द स्ट्रेट कंपोनेंट बार्स of the trusses joints at the ends by the pins are known as member। मेंबर किसे कहते हैं, कंपोनेंट बार होते हैं ट्रस के और एंड्स पर जुड़े हुए रहते हैं, वो कहलाते हैं आपके मेंबर। टू फोर्स मेंबर क्या होता है, जो हम पहले से बात करते आ रहे हैं, टू फोर्स मेंबर, व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू नो कपल्स, मतलब वहां कोई मूवमेंट नहीं है, एंड फोर्सेस आर अप्लाइड एट ओनली टू एंड्स ऑफ द मेंबर, उसके दोनों एंड से ही केवल फोर्स आ रहा है, बीच में कोई मेंबर पे फोर्स नहीं आ रहा है, केवल एंड से फोर्स आ रहा है, इज कॉल्ड एज टू फोर्स मेंबर और टू पॉइंट फोर्स मेंबर। इसको टू फोर्स मेंबर और टू पॉइंट फोर्स मेंबर कहते हैं। जैसे कि या तो उस पर टेंशन आ रहा है, तो टेंशन का सिंबल ये है कि एरो जो है वो अवे फ्रॉम जॉइंट्स, तो जॉइंट से एरो बाहर की तरफ है तो वो टेंशन है। और हम कह सकते हैं एरो फेसिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को एरो देख रहे हैं, एक एरो यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो टेंशन। और इसका जस्ट अपोजिट है वो कंप्रेशन। यदि ज्वाइंट से दूर जा रहा है एरो, टेंशन। ज्वाइंट, ये ज्वाइंट है, एरो दूर जा रहा है, टेंशन। ज्वाइंट है, एरो पास आ रहा है, कंप्रेशन, ये कंप्रेशन है, और ये बाहर जा रहा है तो टेंशन है, ठीक है। एरो टूवर्ड्स द ज्वाइंट्स जो क्या है, वो क्या है, कंप्रेशन है। एरो अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, टेंशन में दोनों एरो एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। टू फोर्स मेंबर्स के बाद हम बात करते हैं एजम्पशंस। तो ट्रस्ट के लिए कुछ एजम्पशंस हैं, जैसा कि आपने बेंडिंग स्ट्रेस में देखा था, शेयरिंग स्ट्रेस में देखा था, कॉलम में देखा था, एजम्पशंस लिए जाते हैं। पहला एजम्पशन है कि द ट्रस्ट शुड बी परफेक्ट वन, यानी कि ट्रस्ट कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट होने का मतलब है कि वो m इज इक्वल्स टू 2j-3 की इक्वेशंस को फुलफिल करना चाहिए। नंबर टू, ट्रस इज लोडेड ओनली एट द जॉइंट्स, मतलब ट्रस के जॉइंट्स पर ही लोड आएगा, उसके अलावा कहीं लोड नहीं लगेगा, बीच मेंबर पर कोई लोड नहीं लगेगा। जैसे ये मेंबर जा रहे हैं तो यहाँ कोई लोड नहीं लगेगा, केवल लोड जॉइंट्स पर ही लगेगा। ऑल द मेंबर्स आर पिन ज्वाइंटेड, सारे मेंबर्स क्या है, पिन ज्वाइंटेड है। क्यों है पिन ज्वाइंटेड, हम बात कर चुके हैं। देयर इज नो कपल, ओनली एक्सियल फोर्स इज ट्रांसफर टू ईच अदर, ठीक है ना। ये इस मेंबर से कपल नहीं है, पिन ज्वाइंटेड का मतलब है, आप देख के कहोगे सर ऐसा घूमता थोड़ी ना है वो, आप वहां पर तो नट बोल्ट या रिविट लगा होता है, लेकिन क्या है वो अलाउ करता है रोटेशन को, इसलिए उसको पिन ज्वाइंटेड कहते हैं। इस बात को समझिएगा, नहीं तो आप सोचो कि ऐसे रखा होगा और ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता होगा, नहीं नहीं, एक्चुअली इट अलाउ द रोटेशन, इसलिए उसको पिन ज्वाइंटेड कहते हैं। द सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर इज निग्लेक्टेड, जो भी मेंबर है, लकड़ी का है, लोहे का है, जिस भी मेंबर को आप लगा रहे हो उसका खुद का भी एक वेट होगा, पर उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो लोड आ रहा है उसकी तुलना में उसका खुद का वजन बहुत कम है, इसलिए उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अगर अदरवाइज आप लेंगे तो अननेसेसरी आपका कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है, इसलिए अजम्पशन लिया जाता है कि द सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर इज निग्लेक्टेड। और द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ ट्रसेस इज यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं होगा ट्रस में कि कोई मेंबर ऐसे पतला सा चला फिर आगे बड़ा मोटा हो गया ना, थ्रू आउट द सेम क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये 5 एजम्पशंस है किसके, ट्रस एनालिसिस के। अब मेथड ऑफ एनालिसिस में दो तरह के मेथड होते हैं प्राइमरीली, ग्राफिकल और एनालिटिकल। ग्राफिकल आपके सिलेबस में अभी नहीं है, आप अगले सेमेस्टर में ग्राफिकल के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम एनालिटिकल की बात करें। ग्राफिकल मींस ड्राइंग बनाकर कुछ ग्राफ्स के थ्रू आप आंसर निकालते हो, एनालिटिकल मींस कैलकुलेशंस। एनालिटिकल के मेथड के दो मेथड है, एक मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन। सो हमने देखा दो मेथड है, मेथड्स ग्राफिकल और एनालिटिकल। एनालिटिकल फिर दो तरह से हो जाते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन। तो हम आज इस वीडियो लेक्चर में मेथड ऑफ जॉइंट्स पर ही बात करेंगे। मेथड ऑफ जॉइंट्स आसान है, इसमें गलती होने की संभावना कम है। मेथड ऑफ जॉइंट्स रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पर बेस्ड है, जबकि मेथड ऑफ सेक्शन
मोमेंट पर बेस्ड है। इसमें हालांकि मेथड ऑफ सेक्शन वेरी क्विक है, लेकिन उसमें गलती होने की संभावना अधिक रहती है। मेथड जो है जॉइंट्स लेबोरियस है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा रहता है, लेकिन आप अपनी गलती को फाइंड आउट कर सकते हो। सो हम मेथड ऑफ जॉइंट्स पर इस वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और आप भी मेथड ऑफ जॉइंट्स को ही पढ़िए। इक्विलिब्रियम और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पर ये बेस्ड होता है। अब ट्रस एनालिसिस ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट्स क्या करते हैं हम? फॉर सिंपली सपोर्टेड ट्रस कंसीडर एफबीडी। व्हाट इज एफबीडी? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? हम सारे सपोर्ट्स हटा देते हैं, केवल मेंबर फोर्सेस का एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिस पर कोई सपोर्ट नहीं होता है, केवल फोर्सेस होते हैं। उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। ऑफ एंटायर ट्रस अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और सपोर्ट रिएक्शन उसकी फाइंड आउट करते हैं। नंबर टू, कंसीडर द फ्री बॉडी डायग्राम ज्वाइंट्स फ्रॉम द ट्रस एट विच नॉट मोर देन टू मेंबर्स विद अननोन फोर्स एग्जिस्ट। इसको आसान भाषा में समझाता हूं। हम एक ऐसा ज्वाइंट लेते हैं सबसे पहले जहां अननोन दो से अधिक ना हो। कोई भी ऐसा एक ज्वाइंट लेंगे सॉल्व करने के लिए जहां पर अननोन दो से अधिक ना हो। क्यों ना हो दो से अधिक? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी अवेलेबल है? केवल टू। सिग्मा एच इज इक्वल्स टू जीरो, यानी हॉरिजॉन्टल, ऑल द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नंबर वन, एंड समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नंबर टू, सिग्मा v इज इक्वल्स टू जीरो। और मोमेंट इस पर आता है नहीं है, तो वो तो चूंकि मोमेंट की बात ही नहीं हो रही है, तो ऑलरेडी जीरो है। तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है? टू। तो जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगे आप उतने ही तो अननोन सॉल्व कर पाएंगे। आप दो इक्वेशन से तीन अननोन कैसे सॉल्व करेंगे? यदि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल दो है, तो आपके पास अननोन भी दो से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम एक ऐसा ज्वाइंट लेते हैं जहां पर अननोन दो से अधिक ना हो, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल इक्वेशन भी दो ही है। सो इन इंग्लिश we have to find the joint where unknowns are not more than two, because we have only two equations. Assume the member to be in tension or compression, but मैंने इसलिए रेड से यहाँ लिखा हुआ है टेंशन। हम सारे मेंबर्स में टेंशन मान के चलते हैं, सारे मेंबर में टेंशन आ रहा है। इज दैट पॉसिबल? नहीं भाई, किसी में कंप्रेशन आ रहा होगा, किसी में टेंशन आ रहा होगा। ये कहते हैं कि आप टेंशन भी मान सकते हो, कंप्रेशन भी मान सकते हो, आपको जो लग रहा है। हम एक चीज मान के चलते हैं, हम ये मानते हैं कि ऑल द मेंबर्स आर अंडर इन टेंशन। सारे मेंबर में टेंशन आ रहा है। ऐसा कैसे होगा? अगर हमारे रिजल्ट में हमको माइनस की वैल्यू आए तो मतलब अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन गलत है। तो वो क्या हो जाएगा? मेंबर कंप्रेशन में हो जाएगा। तो इनिशियली हम मान के चलते हैं कि मेंबर्स आर इन टेंशन। अगर हमको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है मतलब मेंबर क्या है? कंप्रेशन में है। ये बात आपको और समझ में आएगी जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। By simple inspection and applying condition of equilibrium to find the answer. वही सिग्मा एच और सिग्मा वी इज इक्वल्स टू जीरो। द assumed sense can be verified from the obtained numerical results। जो भी न्यूमेरिकल रिजल्ट्स आ रहा है, a positive answer indicates that the sense is correct and vice versa। यदि पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो सही है, नेगेटिव आंसर आ रहा है मतलब हमारा सेंस गलत है। हमने जिसको टेंशन माना था वो टेंशन में नहीं है, वो किसमें? कंप्रेशन में है। फिर select the new free body diagram of joints with not more than two unknowns in a member and repeat the point 3, 4 and 5। जो मैंने अभी 3, 4 and 5 आपको बताया उसको फिर से आप रिपीट करिए और कंप्लीट करिए एनालिसिस को। फाइनली वही चीजें बार बार करना है, भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। फाइनली कैलकुलेट द आंसर इन रिक्वायर्ड मेंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड देयर नेचर। सो हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर मेंबर में कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है और उसका नेचर कितना है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। बेसिक ट्रस की बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है ये, इसको देखते हैं। बेसिक प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे, मैंने बुक से एक प्रॉब्लम लिया है। फाइंड द फोर्स इन मेंबर्स ए बी बी सी, ए बी ए सी एंड बी सी ऑफ द ट्रस शोन इन फिगर। ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है ना। एक ये ट्रस है जिसका स्पान है 5 मीटर। ओके, एक पॉइंट लोड 20 किलो न्यूटन का लग रहा है, कहां पर? ज्वाइंट ए के ऊपर। ठीक है, ये हमारे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस पर सपोर्ट रिएक्शंस दो आ रही हैं, आरबी और
RC। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मेंबर हमको दिख रहा है, हमें इसकी सपोर्ट रिएक्शंस निकालना है। फर्स्ट डिटरमाइन द रिएक्शन RB एंड RC। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड 20, ये 20 का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये होगा लाइन ऑफ एक्शन, ये जैसे जैसा मेरा एरो जा रहा है। सो लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड 20 किलोन्यूटन एक्टिंग एट A इज वर्टिकल, दिस लोड इज डिस्टेंस AB। फिर हमको ये AB की डिस्टेंस जो है, इसकी सहायता से ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगी, ये कहाँ एक्ट कर रहा है, तभी तो हम सही पॉइंट निकाल पाएंगे, है ना। दिस लोड इज डिस्टेंस AB cos थीटा। ये देखिए 60 है, 30 है, 90 है, हमने cos थीटा अप्लाई किया। सो AB cos थीटा फ्रॉम द पॉइंट B। नाउ लेट अस फाइंड द डिस्टेंस AB। तो हमने यहाँ पाइथागोरस अप्लाई किया। द ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ एन एंगल BAC 90 डिग्री। BAC ये एंगल कितना का है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और BC क्या हो गया हाइपोटेनियस। यानी कि AB हो गया आधार, AC हो गया लंब, और BC हो गया कर्ण। हेंस AB will be equal to BC cos 60। इसमें हमने cos की प्रॉपर्टी लगाई और उसको सॉल्व किया, उससे हमने AB निकाला, तो AB बराबर आया हमारा 2.5। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं। आप यहां से एक लाइन खींचिए इमेजिनरी, ठीक है ना, इस उसको नाम दीजिए आप H, केवल H, हमें नहीं पता वो क्या है। तो ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी, और यहाँ पर नाम दे दीजिए A डैश, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाए, इसको मानिए x। तो b इंटू ए डैश हो गया x, और a डैश इंटू सी हो गया 5 माइनस एक्स। और फिर आप सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे सॉल्व कीजिए, वो पॉइंट नहीं है। यहाँ पर हम बेसिक्स चीजें पर अगर सॉल्व करने जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये मान लूंगा मैं कि आपको समझ में आ गई है बात, कि ये डिस्टेंस निकालना है कि ये 20 यहाँ से कितनी दूरी पर है। Now the distance line of action of 20 kilonewton from B, लाइन ऑफ एक्शन, ये वाला लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर कितने दूरी पर है, AB cos 60, so 2.5 into 1/2, so 1.25 मीटर। यानी कि ये यहाँ से 1.2 मीटर की दूरी पर है। एक मिनट में इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि इससे अपन को समझ में आ जाएगी। ये यहाँ पर एक्ट कर रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2.5 मीटर। कैसे आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपकी जो बात हो रही थी रिएक्शंस की, अब हम रिएक्शंस की कैलकुलेशंस करते हैं। रिएक्शन में क्या, टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी, बी के अबाउट मूवमेंट लिया, RC इंटू 5, RC इंटू 5, 20 इंटू 1.25, तो हो गया 25। RC बराबर आया 5 किलो न्यूटन, तो आर ए बराबर कितना होगा टोटल लोड, सो आर बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू टोटल लोड। तो आर बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया टोटल लोड माइनस आर सी, 20 माइनस 5, सो 15। सो आर सी बराबर आया 15, और आर बी बराबर, सॉरी आर बी बराबर आया 15, लोड के पास है, और आर सी इज इक्वल्स टू कितना आया 5। ठीक है, सो हमने सपोर्ट रिएक्शंस निकाल ली। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने ज्वाइंट बी कंसीडर किया। क्यों किया भाई बी कंसीडर, ज्वाइंट बी कंसीडर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अननोन दो से अधिक नहीं है, एक ये भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है। क्योंकि ये बड़ा बेसिक सा ट्रस है, इसलिए अननोन, आप कोई भी ज्वाइंट लेंगे वहां दो ही मेंबर जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई भी ज्वाइंट से शुरू कर सकते हैं। वैसे आपको वाला ज्वाइंट लेना है जहां अननोन दो से अधिक ना हो। तो चलिए हम बी वाला ज्वाइंट लेकर कर रहे हैं शुरुआत, कि हमने ज्वाइंट लिया कि जहां अननोन दो से अधिक नहीं है, पहली बात। दूसरा, सारे मेंबर्स जो है वो टेंशन में है, इसलिए हमने इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो सारे मेंबर्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये सपोर्ट रिएक्शन है। तो ये देखिए ऊपर की तरफ सपोर्ट रिएक्शन जा रही है 15 किलो न्यूटन की, 15 किलो न्यूटन की, और ये एफ बी सी कहाँ जा रही है, इस तरफ। ठीक है ना, ये फोर्स मेंबर है ना, ये इधर देखिए, ये फोर्स मेंबर इधर एफ बी सी इधर जा रहा है, ठीक है। और ये हमने क्या किया, ये एफ बी ए इंक्लाइंड जा रहा है। अब ये 60 डिग्री पर है, तो ये वाला कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो
आप सभी जानते हैं ना, ये रिजॉल्व करेंगे तो किस तरह रिजॉल्व होगा, इसी तरह रिजॉल्व होगा कि एफ बी ए कॉस 60 और एफ बी ए साइन 60। अब सिग्मा v इज इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्सेस, तो वर्टिकल फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में 15 और एफ बी ए साइन 60, जो एफ बी है उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, सो 15 प्लस एफ बी ए साइन 60 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो एफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -15 अपॉन साइन 60, माइनस का साइन आ रहा है। यहाँ देखिए हम टेंशन लेकर चले थे लेकिन माइनस का साइन आ रहा है, मतलब मेंबर में क्या है, कंप्रेशन। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे ब्रैकेट में सी, बिकॉज माइनस साइन आ रहा है, यानी हमारा एजम्पशन सही नहीं था, वहां टेंशन नहीं था, वहां पर क्या है, कंप्रेशन है। अब सिग्मा एच बराबर 0 कर दिया, एफ बी सी प्लस एफ बी ए, ये एक ही डायरेक्शन में है। वैल्यूज एफ बी ए, जब भी आप एफ बी ए की वैल्यू रखेंगे तो बच्चे गलती कर देते हैं, माइनस साइन भूल जाते हैं, इसलिए मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है। विथ साइन रखना है, ये नहीं कि आपने वैल्यू निकाल ली तो वो रख दो, आप गलत हो जाओगे। ये माइनस साइन के साथ ही रखना है, जैसे मैंने यहाँ रखी हुई है, यहाँ वैल्यू रखी तो प्लस माइनस माइनस, और फिर इसको यहाँ ले गए, इसको सॉल्व किया तो 8.66 प्लस में आया। ये प्लस माइनस माइनस फिर इक्वल्स टू के इस तरफ गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। सो ये क्या हो गया, 8.66 किलो न्यूटन, तो ये किस में हो गया, टेंशन में हो गया। तो हमने बी ज्वाइंट को लिया था, उसकी फ्री बॉडी बनाई और उसको सॉल्व किया। अब हम ज्वाइंट सी लेंगे, हमने ज्वाइंट सी लिया ये वाला, इसकी फ्री बॉडी बनाई, एफ बी सी इधर जा रहा है, हम निकाल चुके हैं एफ बी सी, एफ सी ए भर निकालना है हमको। सो सिग्मा वी 0 किया हमने, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, सो ये ऊपर जा रहा है 5, और ये यहाँ पर आपका एफ सी ए साइन 30 वाला मेंबर है, सो एफ सी ए साइन 30 इज इक्वल टू 0, एफ सी ए बराबर -5 ऑब्लिक साइन 30, आपके सारे मेंबर निकल आए। लेकिन हम क्रॉस चेक करें कि इस तरफ से मेंबर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिग्मा एच बराबर हमने 0 किया और फिर एफ बी सी को निकाला, ये एफ सी ए कॉस 30 और एफ बी सी इनको निकाला, हमारे पास एफ सी ए -10 आया था, कंप्रेशन मतलब, क्योंकि माइनस में आ रहा है साइन, हमने वैल्यूज पुटअप की तो 8.66, देखिए यहाँ पे भी आपका 8.66 आया था, ये 8.66 आया था, यहाँ पर भी 8.66 आ रहा है, मतलब हमारी कैलकुलेशन सभी जगह से सही है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने देखा कि हमने फोर्सेस को फाइंड आउट कर लिया है, सारे मेंबर्स। अब एक बेसिक बात बताता हूँ, जब भी सिंपली सपोर्टेड ट्रस होगा उसका जो बॉटम मेंबर होगा ये वाला, ये हमेशा टेंशन में होगा, यानी आपकी बीसी मेंबर हमेशा टेंशन में आया है, या ये वाला देखो अगर टेंशन में आया है क्या, यस ये टेंशन में आया है। यदि ये टेंशन में नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला मेंबर जो है आपका बॉटम मेंबर, यदि टेंशन में नहीं आ रहा है, यानी आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, ये थंब रूल है चेक करने का, क्योंकि ये मेंबर टाई मेंबर ही कहलाता है, टाई मेंबर मींस टेंशन मेंबर, इसमें टेंशन आना चाहिए। तो हमने सारे मेंबर्स फाइंड आउट करे, मेंबर मेंबर बी सी, मेंबर बी ए, मेंबर सी ए, आप चाहे बी ए कहिए चाहे ए बी कहिए, बात एक ही है। सारे रिजल्ट्स निकाले, एफ बी ए -17.32 यानी कंप्रेशन 17.32, एफ बी सी टेंशन 8.66 और एफ सी ए 10, ठीक है ना, कंप्रेशन में। अब इनको हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो हमारे रिजल्ट्स ये रहे, ज्वाइंट बी, ज्वाइंट बी पर कितने मेंबर बने हुए हैं, 2, बी ए और बी सी, बी ए और बी सी, और सी में पर कितने, सी ए। तो जो जो वैल्यूज थी हमारी बी ए की कंप्रेशन में थी 7.32, ये टेंशन में थी, बीसी की 8.66, इस तरह से हम इसको इस टेबुलर फॉर्म में रिजल्ट को प्रेजेंट करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये बड़ा बेसिक सा प्रॉब्लम था। अगला वीडियो लेक्चर में हम एक बड़ी प्रॉब्लम लेंगे मेथड ऑफ जॉइंट्स की और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, इसके नोट्स बनाइए, और जहां भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछिए और इसको अच्छे से पढ़िए। ये एक प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जाता है, तो आई होप ट्रस्ट का ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। बाकी आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर करेंगे जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। थैंक यू।